इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। मेरा नाम विनय है और आज आपको बता दें हमारे बीच एक खास मेहमान मौजूद हैं जो बहुत सारी ऐसी बातें हमसे शेयर करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी के लिए और हमारे बच्चों के लिए, नन्हे मुन्नों के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली हैं। जी हाँ, हमारे बीच मौजूद हैं पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर शैली अवस्थी जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपके साथ इस रेडियो में बात करने का मौका मिला जी। ये मेरे साथ साथ इतने तमाम लिसनर्स जो आपको सुन रहे हैं और इतना एक्सपीरियंस इंसान जब हमारे बीच बैठा होता है तो हमें प्राउड फील होता है कि हम ऐसे मोमेंट को जी पा रहे हैं और उनकी बातों को सुन पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करने के साथ साथ मैं सबसे पहले मैम वक्त ज़ाया ना करते हुए ये बात करना चाहूँगा कि बच्चों में इस समय निमोनिया की प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिल रही हैं और ये चाइल्डहुड निमोनिया जो है अब बच्चों में अक्सर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कि ये है क्या। देखिए, निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लंग्स, जो फेफड़े हैं, फेफड़े का इन्फेक्शन हो जाता है जी। और निमोनिया जो है आज के दिन बच्चों में नंबर 1 कारण है जिसके द्वारा बच्चों की 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु होती है जी। तो अगर आप देश में मृत्यु दर देखें तो करीब 15 से 16% मृत्यु जो होती है बच्चों में वो निमोनिया के कारण होती हैं। तो निमोनिया क्या है? निमोनिया जो है लंग्स का इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन वायरसेस से हो सकता है, ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हो सकता है। परंतु जब भी ये इन्फेक्शन होता है बच्चों का तो इनमें कुछ लक्षण होते हैं, जैसे बच्चे को बुखार के साथ खांसी आती है। अच्छा। और बुखार और खांसी के साथ पसली या सांस तेज चलने लगती है। और जब पसली या सांस तेज चलने लगती है बुखार और खांसी के साथ तो हम इसको निमोनिया कहते हैं जी। और हर खांसी जुकाम निमोनिया नहीं होता। वो खांसी जुकाम जो है नाक और गले तक रह जाता है, परंतु जब फेफड़े में चला जाता है तो वो निमोनिया है जी। तो निमोनिया के लिए देखिए, हमने आपसे कहा पसली तेज चलती है, तो अगर नवजात शिशु है 28 दिन से कम और प्रति मिनट उसकी 60 या 60 से अधिक बार सांस जा रही है तो वो तेज सांस गति कहते हैं। अगर 1 वर्ष से कम है तो 50 से ऊपर, और 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तो 40 या उससे ज्यादा। अच्छा। और 5 से ज्यादा वर्ष है तो उसका 30 या उससे ज्यादा पसली चल रही है, सांस चल रही है तो उसको निमोनिया कहते हैं हम जी। अच्छा मैम, ये निमोनिया होने की वजह क्या रहती है? ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो उन्हें कुछ समझ नहीं होती, सारा कुछ डिपेंडेंसी माता पिता या फिर जो भी उनके केयर टेकर होते हैं, अभिभावक होते हैं, उन पर होती है। तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम जो होती है वो किस वजह से होती है? देखिए, निमोनिया का मैंने बताया कि निमोनिया इन्फेक्शन है लंग का। जी। वो इन्फेक्शन वायरस से होता है और बैक्टीरिया से होता है और कुछ अन्य माइक्रोब से होता है। तो वायरस से जब इन्फेक्शन होता है तो वायरस का इन्फेक्शन उसको कहते हैं वो जाके दरवाज़ा खोल देता है और लंग्स के अंदर जाके जो फेफड़े हैं उसमें सांस की नलियां हैं उसको डैमेज करता है और वायरस के बाद उसके अंदर बैक्टीरिया जाके बैठ जाता है जी। तो कॉमन वायरसेस, बैक्टीरिया, कोविड भी देखिए एक वायरस था, वो भी निमोनिया करता था। पर ये हम नॉन कोविड की बात कर रहे हैं। कोविड की तो बहुत बातें आप लोग करते हैं, पर कोविड के पहले भी निमोनिया था, कोविड के बाद भी निमोनिया है। तो जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस हुआ तो वायरस गया, वायरस ने डैमेज किया लंग्स की लाइनिंग को, खुल गए दरवाजे। उसके बाद जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं जैसे न्यूमोकॉकस है, हेमोफिलस है, नाम नहीं बताएंगे, वो जाके इन्फेक्शन और बढ़ा देते हैं जी। तो ये कारण, संक्रामक रोग है ये। तो सबसे पहले जब ये संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहले जिम्मेदारी परिवार की ये बन जाती है कि प्राइमरी जो उनका उपचार है वो करें। तो सबसे पहले जो घर में पॉसिबल हो, डॉक्टर के पास जाने से पहले, डिपार्टमेंट में जाने से पहले घर में इसका क्या सबसे पहला उपाय करना चाहिए? देखिए, निमोनिया में हमने आपसे कहा खांसी और बुखार होता है जी। बुखार के लिए तो बुखार की दवा दे। अब जब बच्चों में खांसी आती है, स्पेशली 5 वर्ष से कम बच्चों में खांसी आती है, तो हम लोग खांसी दबाने की दवा नहीं देते। जैसे कि लोग कहते कॉफ सिरप पिला दो, ये कर दो, उससे बच्चे की खांसी रुकती है। तो गड़बड़ है, क्योंकि खांसी तो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो खांस के चीजें बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। बच्चा थूक नहीं पाता पर वो स्वॉलो करता है, वो पेट में चला जाता है। तो सबसे पहले ये करें। और अगर आपको लगता है पसली चल रही है, सांस तेज तेज हो रही है, तो आप बच्चे की छाती खोल के देखिए कि जो रिब्स हैं, रिब्स के बीच का जो एरिया है वो अंदर धंस तो नहीं रहा। जब वो धंसने लगता है तो लोग कहते हैं पसली धंस रही है।
डबल निमोनिया हो गया, जी। कल अलग अलग से नाम लेते हैं, तो उस टाइम आप अपने घरेलू इलाज ना करें, क्योंकि जब आप घरेलू इलाज करते हैं या आप झोला छाप के पास चले जाते हैं या आप कोई फेथ हीलर के पास चले जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर देखेगा और अगर पसली तेज है और निमोनिया का शक है तो वो आपको जो रिकमेंडेड दवा है, एंटीबायोटिक है, वो आपको देगा और वो खिलाने से 48 घंटे देखेगा आपने सही मात्रा में दी, सही डोज में दी, तो बच्चे में फ़ायदा होगा। फ़ायदा होने से मतलब सांस सेटल होगी, तेज़ इतनी नहीं चलेगी। जब बच्चे की सांस तेज़ चलती है वो दूध नहीं पी पाता, पानी भी नहीं पी पाता, वो पीने लगेगा, चिड़चिड़ाएगा कम, हाथ पैर चलाएगा, तो बच्चा फ़ायदा हो रहा है उसको। परंतु यदि बच्चा दूध पीना बंद कर दे, गफलत में चला जाए, सुस्त हो जाए, अकड़ने लगे, रंग नीला पड़ जाए, तो ये अति गंभीर बीमारी के लक्षण हैं। तब तो आपको तुरंत भाग के ऐसे अस्पताल में ले जाना चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन दे सके, जहाँ पे ग्लूकोज या आईवी फ्लूइड्स दे सके। तो आप देखिए, निमोनिया, खांसी जुकाम पसली चलने से लेकर अति गंभीर बीमारी का ले सकता है, और यदि आपने देर किया तो बढ़ जाएगा। यदि आप समय पे चले गए तो वहीं पे रोकथाम हो जाएगी बीमारी की और बच्चा ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक चीज और है, कोविड के दौरान सब लोग पल्स ऑक्सीमेट्री समझ गए, ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है। तो ये आपको, अगर आपको शक है बच्चे में निमोनिया है, तो डॉक्टर्स भी पल्स ऑक्सीमेट्री करके देखते हैं। यदि सैचुरेशन कम है तो आप गंभीर लक्षण के लिए भी ना रुकें, आप वहाँ ले जाएं जहाँ पे बच्चे को ऑक्सीजन दी जा सकती है। बच्चों का सैचुरेशन क्या रहता है? वही जो बड़ों का। अच्छा। नवजात की बात नहीं कर रहे हैं, जन्म के बाद नहीं, पर वही कहते हैं 92 से नीचे है तो ऑक्सीजन देनी। कोविड में 93 या नीचे कहते हैं। तो अगर बच्चे का सैचुरेशन कम है तो आप तुरंत उसको ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पे ऑक्सीजन दी जा सकती है बच्चे को। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर साहब ये हो जाता है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम किसी बच्चे को होती है, तो वो ये सोचता है कि अगर हम शुरुआती लक्षण पहचान के और डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो लोगों के जहन में केवल एक ही बात आती है कि हमारा बच्चा कितने दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो अगर शुरुआती लक्षण हमें पता लग जाते हैं और हम डॉक्टर से कंसल्ट कराते हैं, तो निमोनिया अगर किसी को हुआ है तो वो कितने टाइम तक बच्चा सही हो जाता है? देखिए, अगर बच्चे की शुरुआत है और दवा, डॉक्टर ने आपको बच्चे को देखा और मुंह से दवा दे दी, तो वो आपके बच्चे को 48 घंटे बाद बुलाएंगे डॉक्टर साहब और आपको बताएंगे कि यदि बच्चा दूध नहीं पीता, यदि बच्चा गफलत में चला जाता है, यदि बच्चा झटके आते हैं या यदि बच्चा नीला पड़ता है तो तुरंत लेके आइए। तो 48 घंटे में ये कुछ नहीं हुआ, बच्चे का बुखार कम होने लगा, तो आपको कम से कम 5 दिन की दवा से बच्चा ठीक हो जाएगा। पर अगर बच्चे का बीमारी बिगड़ गई, दवा सही खुराक नहीं पहुंची, आपको डॉक्टर साहब ने कहा 2 बार देनी है, आपने भूल गए, 1 बार दी दवा, या आपको किसी और ने समझा दिया कि ये तो नजर लग गई है बच्चे को, झाड़ फूक करा लो, तो फिर गड़बड़, डॉक्टर साहब की दवा आपने नहीं दी, डेंजर साइंस आने लगे बच्चे में, तो फिर क्या होगा कि फिर तो अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। और डिपेंडिंग ऑन क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या उसको लंग्स में पानी तो नहीं भर गया, लंग्स में एब्सेस तो नहीं बन गई, बच्चे के जो इन्फेक्शन लंग्स में था वो फैल के दिमाग में तो नहीं चला गया, जहरवात तो नहीं हो गया उसको पूरे देह में, ब्लड में, तो फिर तो बीमारी बढ़ जाएगी और हॉस्पिटल में कम से कम 10 से 14 दिन लग सकते हैं। पर अगर सब ठीक हुआ तो बच्चा ठीक होके निकलेगा। पर ये समझ लीजिए कि इतनी देर ना करिए, क्योंकि शुरुआती लक्षण में तो 100% ठीक होने का है, देर हो जाती है तो 1% बच्चों में आउटकम अच्छा नहीं होता। मैं तो सिंपल सी एक बात कहता हूँ, जिनको बिल्कुल डॉक्टरी की चीज़ें पसंद समझ नहीं आती या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो अगर रेगुलर और नॉर्मल चीज़ों से अगर कुछ भी डिफरेंट आपको दिख रहा है अपने बच्चे में, कुछ भी ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल बच्चे से अलग है, तो तुरंत आपको कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आप लोगों की ट्रेन्ड पेरेंट्स की आंखें नहीं होती हैं, और पीडियाट्रिक डॉक्टर की देख के दूर से ही देख के कह देगा कि बच्चा गड़बड़।
आपको लगेगा ये क्यों कह रही गड़बड़ है, आपको क्या समझाएंगी, फिर जब समझाएंगे आप भी समझेंगे हाँ ये गड़बड़ है। अच्छा मैम, एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही है कि लोग जो हैं आफ्टर 50 या आफ्टर 60 सजेस्ट करते हैं उनको रेगुलरली अपने पूरा बॉडी चेकअप कराना चाहिए, जिससे कोई भी डिजीजेस हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उनको पता चल जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है या होने वाली है। क्या आप ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको भी एक रूटीन चेकअप में आना चाहिए, या उनका एक चेकअप ज़रूरी है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद? देखिए ये तो कहते ही हैं कि हम लोगों के यहाँ पे और हर जगह एक क्लिनिक होती है, जैसे मैंने इतनी बीमारियों की क्लिनिक बताई, एक क्लिनिक सबसे इम्पोर्टेंट क्लिनिक है वेल बेबी क्लिनिक। वेल बेबी क्लिनिक में बच्चे का वेट, बच्चे की लंबाई, बच्चे का सर का दायरा, हाथ का दायरा नाप के जो चार्ट्स हैं, ग्रोथ चार्ट, उसके अगेंस्ट लिखा जाता है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चा प्रति माह कैसे ग्रो कर रहा है, जैसे अन्य बच्चे ग्रो कर रहे हैं वैसे या उससे कम। और यदि बच्चा 6 महीना तो ठीक हुआ फिर नीचे होने लगा तो पता चलेगा। तो वेल बेबी क्लिनिक में हम लोग कहते हैं कि जैसे बच्चा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो उसको फॉलो अप बीमारी के लिए देखते हैं, फिर कुछ दिन बाद बीमारी शांत हो गई, फिर कहते वेल बेबी क्लिनिक में दिखाओ कि 6-8 महीने देखें तो कि अब सही से पकड़ रहा है ग्रोथ की नहीं। तो वेल बेबी क्लिनिक में शुरुआत में 2-2 महीने में दिखाएं, उसके बाद 3-3 महीने में दिखाएं, फिर 5 वर्ष के बाद लगभग हर 6-6 महीने में दिखाएं। और स्कूल्स भी आप देखिए, कई स्कूल्स में भी डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स चेकअप एनुअल करते हैं, फिर बच्चा बड़ा हो जाता है एनुअल चेकअप शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, जो आपने वेल बेबी क्लिनिक के बारे में बताया, क्या ये हर बच्चों के हॉस्पिटल में होता है, हर जगह अवेलेबल होता है या पर्टिकुलर कहीं होता है? नहीं, वेल बेबी क्लिनिक तो सब जगह होना चाहिए और होता है। वेल बेबी क्लिनिक में आपके बच्चे का देखिए, एक तो ग्रोथ देखते हैं, वेट, लेंथ, हाइट, उसके अलावा न्यूट्रिशन, खान पान का सलाह देते हैं। भाई पहले माँ का दूध पिएगा, फिर तरल पदार्थ खाएगा, फिर कायदे का खाना खाएगा। इसके अलावा टीकाकरण, सामान्य टीकाकरण, वो भी वेल बेबी क्लिनिक का हिस्सा है। तो जन्म में क्या टीका मिला, फिर 6 हफ्ते में क्या मिला, फिर उसके बाद 6 हफ्ते के बाद बच्चे को मिलेगा 10 हफ्ते, ऐसे ऐसे करके टीकाकरण भी होता है। तो कभी कभी हम लोग पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में जो टीकाकरण के अपॉइंटमेंट्स हैं उसी के साथ वेल बेबी क्लिनिक में बुलाते हैं कि उस टाइम आपका बच्चा देख लें, आपका बच्चा स्वस्थ है, ठीक से ग्रो कर रहा है, ठीक से फीडिंग ले रहा है, तो उसको टीकाकरण कर दिया, फिर अगले टीकाकरण में फिर बुला लिया। तो शुरुआत में 4-4, 6-6 हफ्ते में बुलाते हैं, फिर 9 महीने में, फिर 12 महीने में, फिर 1.5 साल में, इस तरीके से करते हैं। मैम, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है वेल बेबी क्लिनिक वाली। और जो बच्चे वैक्सीनेशन सपोज किसी और हॉस्पिटल में या क्लिनिक में वो करवा रहे हैं और किसी दूसरे वेल बेबी क्लिनिक में जाकर वो अपना मेजरमेंट करवा रहे हैं कि किस तरह से बेबी उनका डेवलप कर रहा है, तो ग्रो कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या कुछ अलग से फीस स्ट्रक्चर होता है या फिर नॉर्मल सा ऐसा? अगर हम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के इस वेल बेबी क्लिनिक में आते हैं और वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से ग्रो कर रहा है हमारा बच्चा, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? क्या देखिए वही प्रोसेस है, क्योंकि हमारा वेल बेबी क्लिनिक हर बच्चा आता है हमारे पास आउटडोर में, तो उसका हम वेट लेते हैं, उसकी लंबाई नापते हैं, उसका सर का सरकमफ्रेंस नापते हैं, वो हर बच्चे का होता है और वो ग्रोथ चार्ट के अगेंस्ट हम लोग प्लॉट करके फिर बच्चे को डॉक्टर के पास भेजते हैं। तो जब डॉक्टर के पास आता है तो उसका वजन, लंबाई सब देखते हैं डॉक्टर, फिर माँ से पूछते हैं भाई क्यों आई, तो कहते हैं कि हम हेल्थ चेकअप के लिए आए। तो फिर उनको समझाते हैं भाई ठीक से ग्रो कर रहा है या कम ग्रो कर रहा है। फिर नहीं, वो कहने लगती नहीं ग्रोथ से तो मुझे कुछ ही नहीं है, 4 दिन से खाना नहीं खाया, तो उसके बारे में फिर पूछते हैं। और कुछ माँओं के बच्चे जो हैं, माँ लोग ऐसे बिगाड़ती हैं कि कहती हैं कि मैगी खाता है, चिप्स खाता है, घर का खाना नहीं खाता, तो डाइट की एडवाइस देते हैं कि उन लोगों को आसान रहता है, पार्ले जी पकड़ा देते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये भी एक पार्ट है, हमारी जिम्मेदारी है। क्या बात है। हाँ, वक्त हमें इशारा कर रहा है कि हमें विदा ले लेनी चाहिए, लेकिन बहुत
सारी मेरे जहन में बातें चल रही हैं और आई नो कि बहुत सारे जो हमें सुन रहे हैं इस समय वो भी उनके मन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होंगी जो आपसे कंसल्ट करना चाहेंगे। दोस्त, अगर आप भी कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पे मेल कर सकते हैं fm@kgmcindia.edu पर, या फिर ऑफिस में आकर हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस को डॉक्टर्स के साथ शेयर करेंगे और डेफिनेटली आपके सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल चलते चलते मैम क्या तमाम लोगों को संदेश देना चाहेंगी? मैं संदेश देना चाहूंगी कि नवजात शिशु और बच्चे इस देश की धरोहर हैं। बहुत अच्छी तरह इनकी देखभाल करिए, बिल्कुल निग्लेक्ट ना करिए, और कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी सेवा में मौजूद है। धन्यवाद। क्या बात है, आपने अपना कीमती समय दिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्त, ये थे हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर शैली अवस्थी जी, जिन्होंने बहुत सारी हमसे बातें की। अगली बार हम एक और डॉक्टर के साथ आपके बीच मौजूद रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। सुनते रहिए रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।